लेते हैं। नमस्कार। की जाए शुरुआत सबसे पहले हम लॉकडाउन 4 से कर लेते हैं, क्योंकि जब जनता कर्फ्यू जब से लागू हुआ तब से लेकर अब तक लॉकडाउन 4 तक सबसे बड़ी समस्या अगर उभर कर आई है तो वो गांव से लेकर शहरों तक और शहरों से लेकर नगरों तक सिर्फ वो तकलीफ़ें वो दिखाई दी है। तो सबसे अधिक तकलीफ़ें मज़दूरों की दिखाई दी है, और ये मज़दूर हर वर्ग के मज़दूर हैं। कोई कंपनी में काम करने वाले मज़दूर हैं, तो कोई फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर हैं, तो कोई मज़दूर जो ईंट भट्ठों में काम करने वाले मज़दूर हैं। तो हर तबके के मज़दूर जो है लगातार जो है, क्योंकि ये सड़कों पे दिखे, इनके लिए व्यवस्थाएं क्या थी, इनके लिए व्यवस्था के लिए सरकार कितना तत्पर था, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले, चाहे अन्य व्यवस्थाएं की बात कर ले, सरकार इन लोगों कितना तत्पर था, यह लॉकडाउन ने यह दिखला दिया। और यह कोरोना महामारी ने यह दिखला दिया कि हमारी सरकार जनता के लिए कितना सजग रूप से तैयार है, और किन कामों को करने के लिए हमारे साथ लगातार वो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के लिए हमने अपना सत्ता चुन कर रखा है, वो सत्ता हमारे लिए कितना काम कर रही है, यह लॉकडाउन ने बता दिया है। ऐसे में जो सवाल दिखाई देता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, साथ ही हम किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। हमारी सरकार किसी भी आपदा से निपटने के लिए वो कितना सजग और तैयार है, यह भी धरातल पे है। चाहे वो सरकार का कोई कुनबा क्यों न हो, प्रशासन हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, यह तमाम कुनबा इस कदर बिखरा पड़ा है जो उसे हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। जो तकलीफ़ें हैं उस तकलीफ़ों से भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो आंकड़े लगातार हम आंकड़े बताने के लिए मजबूर है, और यह लगातार हम लोगों से बात आंकड़े हमें चीख कर कहती है कि हमारी सरकार हमारे लिए कहीं ना कहीं सजग नहीं थी, और कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो हम जिसके लिए उन्हें चुने हैं उसके लिए वो कहीं ना कहीं अब खामोश थी, चुपचाप थी, और अपनी राजनीतिक रोटी इस कदर सेक रही थी कि जनता बेशुमार होकर उन्हें अपना चहेता मानते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस कोविड-19 ने जिस हालात पर लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है, चाहे वो मजदूर वर्ग का कोई भी तबका हो, या कोई कंपनी में काम करने वाले हो, कोई माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले हो, या कोई अन्य सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं, चाहे पत्रकार ही क्यों ना हो, उनको भी एक तरह से सड़क पर लाकर खड़ा कर रख दिया है। आर्थिक जो हालात है वो जो कहीं ना कहीं वो टूट पड़ा है, और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था और लोगों का जो जीविका है उसको कहीं ना कहीं तोड़कर और एक खामोश करके रख दिया है। यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लगातार उन आंकड़ों के लिए हम बात करते नज़र आते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हम दिखाते हैं उसके, क्योंकि आंकड़े आते कहाँ से है, इसको लेकर हम क्यों सजग होते हैं। हम सजग इसलिए होते हैं क्योंकि वो दर्द नहीं दिखता है, क्योंकि सड़कों पे हमें वो दर्द दिखता है। जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं सड़कों पे चलती है, वह जो परिवार चलाने वाले जो लोग हैं, उनके आंखों में, परिवार के जो चलाते हैं, उनके आंखों में जो आंसू होता है वो किसी से खारिज नहीं किया जा सकता है। चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग के लोग हो, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हो, कहीं ना कहीं सभी वर्ग इससे पूरी तरह जो है प्रभावित है इस लॉकडाउन की वजह से, और कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 जो एक संक्रमण है, ऐसी बीमारी है, इसे कहीं तौर पे आप इसे खारिज नहीं कर सकते। और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितना सजग है ये भी पूरे धरातल पर लाकर रख दिया है। चाहे वो प्रशासनिक इकाई हो, चाहे जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, वो किसी भी चीज़ के लिए जनता के लिए कितना सजग है इस कोविड-19 ने लाकर खड़ा कर दिया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात इन कामगारों का है, जो सरकारी नौकरी में है, उन्हें तकलीफ़ें नहीं है। लेकिन जो आंकड़े हैं, एक आंकड़े है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का जो आंकड़ा है, ILO का जो आंकड़ा है,
वो आंकड़े दिखला रहे हैं कि जो 40 करोड़ भारत की जो आबादी है उससे 40 करोड़ लोग जो है बेरोज़गार हो जाएंगे। 40 से 50 करोड़ लोग बेरोज़गारी की मार झेलने को विवश हो जाएंगे। और पूरे इसी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संघ ने एक और आंकड़ा जारी किया है कि दुनिया का 19.5 करोड़ लोग जो है बेरोज़गार होंगे। और उसी आप एक समझ लीजिए कि इसी आंकड़ों के तहत भारत सबसे बड़ा भारत में सबसे अधिक लोग बेरोज़गार होंगे। इससे भी आप खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़ाएं हैं क्योंकि जो रोज़गार की बातें होती है, क्योंकि रोज़गार की बातें नहीं होती है, जो भी कल कारखाने हैं कहीं ना कहीं बंद पड़ा है, जो भी पहले से जो कारखाने चल रहे थे वो भी सरकार के सियासत के कारण वो भी बंद पड़ गया है। तो ये पूरे इस बातों से मुकरना भी कहीं से वाजिब नहीं होगा। और हमें यह भी बताना ज़रूर है कि सरकार सिर्फ अपनी सियासत करती है और जनता को कहीं ना कहीं जनता को एक किनारे छोड़कर अपनी बातों में अपनी सियासत करने में मशगूल होती है। ये भी जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब बात हम उन मज़दूरों को कर ले, क्योंकि भारत में 23 करोड़ की मज़दूर है, प्रवासी मज़दूरों की ही बात है। उसी मज़दूर में किसान हैं, जो कुछ सकुशल उनका किसान वर्ग आते हैं। उसी में जो माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो कुछ उच्च वर्गीय कर्मी नज़र आते हैं। चाहे वो गोदाम सेक्टर हो, उसमें कुछ उच्च वर्गीय कर्मी नज़र हैं। चाहे वो पत्रकार हो, वो भी एक कर्मी है। तो कहीं ना कहीं बल्कि इन लोगों का बेरोज़गारी दर जो है, आर्थिक स्थिति जो है, अर्थव्यवस्था या जो जीविका जो चलाने की बातें थी, वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो चुका है। इससे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। चलिए, बात यहीं से शुरुआत नहीं होती है, लेकिन बात इससे पहले जो जारी सर्वे का रिपोर्ट के मुताबिक जो अप्रैल में एक सर्वे जारी हुआ था, जो देश में बेरोजगारी जो दर जो बढ़कर जो है, क्योंकि जो अप्रैल में जो था 23.5% जो 5% जो बेरोजगारी दर था, वो बेरोजगारी दर था पहुंच गया था। सिर्फ अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर में जो है 15% बेरोजगारी दर में जो इजाफा हुआ था। और मार्च महीने के मुकाबले बेरोजगारी दर में 14% जो है जो इसका जो है आंकड़ा बढ़ गया था। गौरतलब है, एकदम साफ मानना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी बातों को जोड़कर इस बातों से हम नहीं देख सकते हैं और यह बात नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ राजनीति की चेहरे चमकाकर जो है हम अपनी बात को इस कदर नहीं कह सकते हैं। सिर्फ हम राजनीति के सहारे ही ज़िंदगी नहीं चलती है, इसे भी मानना होगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, क्योंकि लॉकडाउन 4 जारी है, कि पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तरह से चरमरा सा गया है। और इन व्यवस्थाओं में जितने भी धंधे हैं सब बंद पड़े हैं। और इस सर्वे के मुताबिक जो है जो मामले अधिक होने की वजह से रेड जोन जो घोषित हुए हैं, उस रेड जोन में 29.22%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यही बेरोजगारी दर जो है 26.69% बढ़ गया है। और दक्षिण भारत की अगर बात कर ले, दक्षिण भारत के अंतर्गत में जो है पुडुचेरी में सबसे अधिक 75.8% बेरोजगारी दर थी। और यही जो बढ़कर जो है यह बेरोजगारी दर लगभग 82% बेरोजगारी दर बढ़ गया है। खैर, इसे जो है आप इस बेरोजगारी दर से नहीं आके, क्योंकि जब फिर व्यवस्थाएं चरमराएगी तो यह बेरोजगारी दर जो है इस आंकड़े नीचे गिरेंगे, लेकिन इतना भी नीचे नहीं गिर जाएंगे कि सभी लोगों को रोजगार मिल जाए। इसे भी आप खंडित नहीं कर सकते हैं, ये आपको मानना होगा। दूसरी, उसके बाद जो उसी का एक पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु, जहां 49.8% जो बेरोजगारी दर था, जो बढ़कर जो है 62% बेरोजगारी दर पर पहुंच गया। झारखंड में 50% का 47.1% जो है बेरोजगारी दर था, जो बेरोजगारी दर 58% जो बेरोजगारी दर बढ़ गया है। और जबकि यह आंकड़ा बिहार में 46% था, जो 60% के आंकड़े पर पहुंच गया है। तो समझिए कि हम कहां पे आके खड़े हैं। और हमारे सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के सहारे अगर लोग मतलब सिस्टम के सहारे सभी कुछ चला नहीं जा सकता है, यह भी सत्ता कहने को तात्पर्य सत्ता कह देती है। और क्योंकि
सत्ता ये भी कहती है कि सिर्फ सरकार के भरोसे ही नहीं आप आत्मनिर्भर रहिए। तो आत्मनिर्भर किनके भरोसे रहा जाए? जब पूरी व्यवस्थाएं चौपट हो तो किसके भरोसे आत्मनिर्भरता की बात की जाए और किसके भरोसे जीविका, वो लोग जो बेरोजगार हैं वो किसके भरोसे अपनी जीविका का उपार्जन किया जाए, क्योंकि ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात कि ये जो लोग हैं, हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है उन आंकड़ों को आप खारिज भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि सरकार के, आप कहिएगा कि सरकार की योजना है, सरकार योजना दे रही है, सरकार जो राशन दे रही है, क्या साहब राशन 5 केजी चावल जो चावल से और दाल तो मिलती नहीं है, और चना देने की बात हुई है, जो भी वो चना अप्रैल महीने में नहीं मिलेंगे, मई महीने में नहीं मिलेंगे, वो जून में जाकर मिलेंगे। तो सरकार ने घोषणा किया मई में और वो मिलेंगे जून में जाकर। तो सरकार की घोषणाएं मई से शुरू होती है, लेकिन मिलती वो धरातल पे आके वो जून से शुरू होती है। और सरकार ने ये भी कहा था दाल देने की बात, लेकिन आप प्रत्येक पीडीएस की दुकानों पे आप झांक कर देख लीजिए कि दाल कहीं नहीं है। और पैसे सरकार क्या 500 रुपये में सरकार के द्वारा जो चलाई गई व्यवस्थाएं हैं, वो 500 रुपये में उन गरीब मजदूरों का या उन मध्यम वर्गीय लोगों का क्या 500 रुपये में जीविका उपार्जन हो सकता है? जहां पूरी व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हो, जहां लोग जो काम करने की बात कर रहे हैं, काम नहीं है। चलिए, सरकार कहती है कि मनरेगा मजदूरों को, मनरेगा जो मजदूर है, मनरेगा के तहत जो काम करते हैं उन लोगों को काम दिया जाएगा। लेकिन साहब मनरेगा की हकीकत आप जाकर देख लीजिए। मनरेगा मजदूरों की किसी भी क्षेत्र में मनरेगा के आंकड़ों पे आप जाइएगा, बिहार के वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, मनरेगा का पूरा डालिएगा तो पूरे बिहार की लिस्ट आती है, और आप उन लिस्टों को आप खंगालिएगा तो वो लिस्ट के जो मजदूरों का जो आंकड़ा है, वो कितने लोग कार्डधारी हैं, वो भी आंकड़े आपको नहीं मिलेंगे। तो किस आंकड़ों की आप बात कर लेते हैं? दूसरी ओर, क्योंकि हम मनरेगा पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बेरोजगारी लॉकडाउन, क्योंकि जो बेरोजगारी है वो लॉकडाउन पे भारी है, ये से आप दरकिनार नहीं कर सकते, आप इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, हम मनरेगा की बात कर रहे थे, चलिए इन्हीं को हम थोड़ा खंगालते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि हम बिहार के समस्तीपुर से हैं और समस्तीपुर में जो 21 प्रखंडे हैं अलग अलग जिम्मे, सभी प्रखंडों की हालात कुछ अलग है। किसी क्षेत्र में लॉकडाउन, किसी क्षेत्र में मनरेगा का काम हुआ भी है और किसी क्षेत्र में मनरेगा का काम नहीं भी हुआ है। साहब मनरेगा का काम किसी क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ और किसी क्षेत्र में क्यों हुआ, इसमें भी बड़ा फेरबदल है। इसमें भी पीओ होता है, प्रोग्राम ऑफिसर होता है, वो प्रोग्राम ऑफिसर सीधे इनका मुँह मांगा दाम होता है। जो मुखिया, जो पंचायत का जो प्रतिनिधि है, मुखिया है, अगर उन्हें मनरेगा का काम लेना होता है तो 35% या किसी से छुपा हुआ नहीं है, 35% जो है उन्हें कमीशन की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, जो मुखिया 35% कमीशन देते हैं, उन्हें उन मुखियाओं के आंकड़े भी हैं, हम आपको उन आंकड़ों से भी, खैर वो आंकड़े हैं, वो डाटा है, जो उन मुखिया का नाम है, उसमें मुखिया में जो उन लोगों को अब तक जो है, क्योंकि उनका कार्यकाल भी समाप्त होगा और 5 करोड़ योजनाएं भी उनको मिल गया है। और उन पंचायत की हकीकत जाकर देखिएगा साहब, क्योंकि नल जल योजना का काम वहाँ भी ठप पड़ गया है। नल जल योजना का काम जो था वो कई वार्डों में नल जल योजना का काम भी नहीं हो पाया है। तो आप किस सिस्टम की बात करते हैं और किस व्यवस्था के सहारे हम लॉकडाउन को, या सरकार हम अपनी लॉकडाउन, क्योंकि महामारी है, लॉकडाउन है, लाजिम है, और हम ऐसी सत्ता और सिस्टम चुनने को मजबूर हो जाते हैं और हम उसकी भक्ति में जुट जाते हैं। खैर अलग अलग बात है, अगर जब सिस्टम सिस्टम की खामियां निकल कर नहीं आएगी तो हम इसलिए हैं, हम पत्रकार इसलिए हैं क्योंकि सिस्टम की खामियां बतलाना हमारा काम है, और हम लगातार उन पर सवाल करते हैं। और सवाल करना अगर गलत है, हम सवाल करने गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन आंकड़ों को आप देख लीजिए। अगर हम जो आंकड़े आपके सामने हम अगर बताए हैं, अगर वो आंकड़े कहीं से निराधार नहीं है तो आप कहिए कि हाँ आप एक एजेंडा के तहत कार्य करते हैं। लेकिन साहब जो आंकड़े हैं, मनरेगा मजदूरों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो 204 रुपये मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी मिलती है। अगर एक पंचायत में
एक पंचायत में 3500 कार्डधारी होते हैं, लेकिन वो एक्टिव कार्डधारी जो होते हैं मात्र 100 होते हैं, 200 अधिक से अधिक 300 होते हैं। 300 से साहब कहीं कार्डधारी नहीं होते हैं, लेकिन 3500 लोग जो उस 3500 लोगों का जो पंचायत होता है, उस पंचायत का जो कार्डधारी होता है, उन पंचायतों का जो हाजिरी बनता है उनका क्या? किन मुखिया को 5 करोड़ रुपया मिल गया? किन मुखियाओं ने अब तक जो है कुछ काम ही नहीं किया है? तो ऐसे सिस्टम, तमाम सिस्टम से आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो प्रवासी मजदूर हैं, जो 23 करोड़ जो प्रवासी मजदूर जो भारत के एक व्यवस्था में है, और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम का जो संगठन का जो आंकड़ा है, जो भारत में लगभग 40 से 50 करोड़ आबादी जो है बेरोज़गारी की मार जीने को तैयार है, तो ये भी आप कहीं से खारिज नहीं कर सकते हैं। और हम सरकार जो रोज़गार देने की बात करती है वो 23 करोड़ मज़दूरों की बात करती है, क्योंकि मनरेगा मज़दूरों के तहत वो उन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। तो इन मज़दूरों को रोज़गार साहब कैसे मिलेगा? क्योंकि जिस क्षेत्र में मनरेगा का काम नहीं हो रहा है, उन क्षेत्रों का क्या? जिस क्षेत्र में मनरेगा का काम 5 करोड़ का काम निपट चुका है, उन क्षेत्रों में इन लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं सवाल आपके सिस्टम से है, और सवाल सिस्टम से उठना लाजमी है, क्योंकि आपकी सिस्टम कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं का अगर सिस्टम आपकी काम कर रही है तो वो पूरे भ्रष्ट है। क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि 35% कमीशन मनरेगा 35% कमीशन की बात अगर की जाए, तो अगर कमीशन, चलिए हम कमीशन की बात नहीं करते हैं, बात हम उनको की बल्कि सीधे 2 हिस्सों की कर लेते हैं। क्यों किसी क्षेत्र में 5 करोड़ का जो काम मिल चुका है किसी मुखिया को, और क्यों किसी क्षेत्र में मुखिया का जो काम जो है अब तक जो है 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा है? क्या तो कहीं या आपका जो प्रतिनिधि है, जो मुखिया प्रतिनिधि है, वो काम नहीं कर रहा है, या आप कहीं जो आपका जो पीओ है, या जो आपका जो प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है। तो पूरी व्यवस्था को आप इस ताल मलोल से छोड़ नहीं सकते हैं। और सवाल इस बेरोज़गारी का है, और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ज़रूर ये बताती है कि क्योंकि पूरा भारत में जो है जो बेरोज़गारी का आंकड़ा है, क्योंकि जो सिस्टम दिखाई देता है वो सिस्टम 2 भागों में बंटकर चला है। क्या भारत में 30 से 35% तक के लोगों को ही विकास माना जाए? क्या भारत के 135 करोड़ की आबादी को छोड़कर 35 करोड़ आबादी को ही विकास माना जाए? 100 करोड़ की आबादी सड़कों पे है। मध्यम वर्ग की भी हालात बिगड़ने वाली है। छोटी मोटी दुकानें थोड़ी मोड़ी खुली है, जिससे जो है उन लोगों का जीविका चल रहा है, लेकिन जो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं चौपट है। तो आप किस सिस्टम की बात करते हैं? आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख लीजिए, आपकी जो है अन्य व्यवस्थाएं देख लीजिए। प्रशासन की एक कुनबा कहीं काम कर रहा है तो दूसरा कुनबा एसी में बैठकर हवाएं खा रहा है। तो किस व्यवस्था की बात करते हैं? किस सिस्टम की बात करते हैं? जो मिलें पड़े हैं वो बंद पड़े हैं। वो मजदूर जिसको आप आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, वो बेरोज़गार है, वो टूट चुके हैं। अगर वो नहीं टूट पाते तो वो महिलाएं वो लगातार कई हज़ारों किलोमीटर की दूरी गर्भवती महिला तय नहीं करती साहब, ये भी आपको समझना होगा। खैर, हम उस आंकड़ों की ही बात करते हैं, लेकिन उस आंकड़े, क्योंकि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो काफ़ी डरावने हैं, और उन आंकड़ों से आप मुकर नहीं सकते हैं। उन आंकड़ों पे आपको जो है लगातार बात करना होगा। चलिए हम फिर एक बार उस आंकड़ों को आपको हम बता देते हैं कि सर्वे के मुताबिक जो है अप्रैल महीने में दक्षिण भारत में पुडुचेरी में सबसे अधिक जो है 75% जो बेरोजगारी थी, जो बढ़कर 82% हो गया है। उसके बाद पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में अप्रैल में जो बल्कि जो है 50% था, जो बढ़कर जो है
लगभग जो 56% हो गया, झारखंड में 47 था वो 58% हो गया, और बिहार में 60 पर जो 46 था वो 60% हो गया। महाराष्ट्र की बेरोजगारी दर जो है CMI के द्वारा 20.9% आंकी गई थी, जो बढ़कर अब जो है 30 के आसपास पहुंच गया है। जब हरियाणा की बात कर ले तो 43% उस समय था, अब 50% पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में 21% उस समय था, अब जो है 35% पहुंच गया है। और कर्नाटक में 29% उस समय था, अब जो है लगभग 40% प्रतिशत के आसपास बेरोजगारी दर का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो साहब, ये बेरोजगारी दर तो कहीं आप खारिज नहीं कर सकते हैं, और सीधे यह ज़रूर हम कह सकते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक था, जो मुद्दा था, वो मुद्दा लॉकडाउन पे भारी बेरोजगारी। तो इन आंकड़ों के माध्यम से आप इसे खारिज नहीं कर सकते हैं कि लॉकडाउन पे बेरोजगारी भारी नहीं है। सिर्फ हम सिस्टम में रहते हैं, और सिस्टम में रहकर सिर्फ हम मुरीद नहीं बने, हम मुरीद होते हैं। हम सिस्टम से बात करना छोड़ देते हैं। हमें क्यों मतलब जो है मेन स्ट्रीम के जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं आज सिस्टम से सवाल करने से कहीं ना कहीं कतराती है। अगर जो मेन स्ट्रीम की मीडिया अगर सिस्टम से सवाल करती है तो सिस्टम उससे सवाल पूछता है। तो कहीं लोकतंत्र के लिए जिस लोकतंत्र में मीडिया को आज़ादी दी गई है, आज वो मीडिया कहीं दबा हुआ है। तो क्या हमारा जो व्यवस्था है वो क्या सही है? खैर, वो बेरोज़गारी दर का था, और बेरोज़गारी दर जो आंकड़े हैं वो 40 से 50 करोड़ से ऊपर जो लोग गरीबी में फंस सकते हैं, जो लोग बेरोज़गार हो सकते हैं, उन लोगों का परिवारों का जीवन यापन कैसे चलेगा? आप सिस्टम से 500 रुपये के आंकड़ों पे नहीं देखिए साहब। अगर 500 रुपये की बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाके देखिए, बैंक जो आपका सेंटर है, सेवा केंद्र है, वहाँ जाकर देखिए इन गरीब की मजबूरी, उन लोगों की मजबूरी जिसके सहारे आप चुनाव में आते हैं, जिसके सहारे आप सत्ता पे बैठते हैं। सत्ता पे बैठने के बाद सीधे आप क्योंकि आपके जो बजट के आंकड़े, हम किसी दिन बजट के आंकड़े पे भी बात करेंगे, लेकिन आपके जो बजट के आंकड़े हैं उन आंकड़ों में आप अधिक से अधिक संसद के पीछे पैसे खर्च करते हैं, स्वच्छता पे पैसे खर्च करते हैं। स्वच्छता का हाल देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं पे कितनी पैसा खर्च हो रहा है करते हैं, तो उसकी व्यवस्थाएं देख लीजिए। बल्कि जो शिक्षा पे जो पैसा खर्च करते हैं वो देख लीजिए। तो साहब, सड़कों पे पैसा खर्चा करते हैं, तो वो सड़कों की हालात भी कहीं ना कहीं फिलहाल सड़कों की हालात सुधरी है, बहुत काफ़ी अच्छी है, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपकी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं नहीं पटरियों पे नहीं है, और आप जिस सिस्टम के सहारे इस कोरोना महामारी में लड़ रहे हैं वो सिस्टम आज बिखरा पड़ा है। नमस्कार, तब तक आप भी सुरक्षित रहिए, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो ये जो आज इसे शेयर करें, और फिर इसे जो है संशोधित रूप से आप मेरे यूट्यूब मंटू नरवाई के नाम से यूट्यूब है, और उसी यूट्यूब पे जो है ये वीडियो आपको फिर से मिलेंगे, और उस पे जाकर प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा आंकड़े और जो मुद्दे हैं वो मुद्दा अगर सही लगता हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, नहीं तो अनलाइक करें। और तो आज का सवाल यहीं, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, केसर भैया जुड़े हैं, राहुल भैया जुड़े हैं, मनीष भैया अब तक हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद मनीष भैया। सरोज कुमार भैया जुड़े हैं, धन्यवाद सरोज भैया, क्योंकि आप लगातार जुड़े हुए हैं हमसे। और राजकिशोर भैया बहुत अच्छा, थैंक यू, आप हमसे जुड़े रहें। और सात्विक भैया हमसे जुड़े रहें, और इनसे हम लगातार सात्विक भैया आपसे अब बात हम कर लेते हैं। तो ये जो लोग हमसे जुड़े रहें उनके लिए तमाम शुक्रिया। और प्लीज़ एक नए तेवर और एक नए क्लेवर के साथ आप लोगों के साथ हमारी टीम कोशिश कर रही है कि ज़रूर मिलेंगे। और जो हमारी टीम है दीनबंधु टीम है, और उस दीनबंधु टीम को आप लोग मदद कीजिए, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं
सरकार की चलिए समस्तीपुर के लिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इतनी बातें रहेंगी नहीं, क्योंकि जो सरकार के द्वारा, जो जिला प्रशासन के द्वारा जो खाने चलाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं बंद पड़ गया है। जो मज़दूर वर्ग के लोग थे, जिन्हें भूखे थे, वो अपना किसी तरह जीविका यापन कर लेते थे, वो आज नहीं हो पा रहा है। और सबसे इसकी परेशानी सात्विक जी को है। प्लीज़ आप लोग सात्विक जी को सपोर्ट कीजिएगा। और सात्विक जी का हमसे बराबर सवाल कर रहे हैं कि सर बात की, भैया बात हुई, लेकिन भैया आप भी जानते हैं सिस्टम इस कदर मुकर गया है या मुकरा सा रहता है कि मीडिया से रूबरू होने से भी इसे अजब सा लगता है। तो हम इस पर बात किए हैं